गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूडीमोनिया क्लासेस। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि जो प्रेजेंटली चाइना है उसका चाइना ड्रीम क्या है, या यू कैन से कम्युनिटी ऑफ कॉमन डेस्टिनी विच इज़ इट्स ड्रीम। अगर हम इसकी बात करें तो चाइना ड्रीम कहीं ना कहीं से बैकग्राउंड से स्टार्ट होता है। 1978 में जब चाइना के प्रेसिडेंट देंग शियाओपिंग थे, उनके द्वारा जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चलाई गई थी, मार्केट सोशलिज्म एंड ओपन मार्केट पॉलिसीज़, ओपन डोर पॉलिसीज़, तो उस टाइम कहीं ना कहीं चाइना को इम्प्रूव होने का, चाइना को डेवलप्ड होने का मौका मिला। ये जो चाइना का ड्रीम था, ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी अपना बैकग्राउंड लेकर आ रही थी। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने कल्चरल रिवॉल्यूशन लड़ा, वो 10 साल उसके लिए काफ़ी बदनामी वाले भी थे। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सक्सेसफुल तो था बट स्टिल काफ़ी हार्ड पीरियड था। तो उस दाग को हटाने के लिए भी चाइना को चाहिए था कि हम कुछ ऐसा कर सके कि कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पे कुछ अच्छे अचीवमेंट्स हो, खुशी हो। तो हम चाहते थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सरवाइव कर पाए, वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड रहे चाइना के अंदर। तो कम्युनिस्ट पार्टी के इस तरीके के बनाए रखने के लिए कोशिश की गई कि हम एक पॉलिसी चलाएं जिससे कम्युनिस्ट पार्टी का नाम बने। इसीलिए कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे ताकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका वन पार्टी डोमिनेंस हमेशा के लिए बना रहे चाइना के अंदर। चाइना को दुख था, चाइना ने जो चीज़ देखी थी वो थी CPSU का डिसइंटीग्रेशन। जो सोवियत यूनियन है, कभी वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो चाइना चाहता था कि जिस तरीके से सोवियत यूनियन में ये पार्टी टूट गई है उस तरीके से चाइना के अंदर कभी भी CPC ना टूटे। तो हमें चाहिए था कि हम अपने आप को डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, इकोनॉमी डेवलप, ताकि लोगों का ध्यान इस पार्टी के फेवर में रहे, कभी इससे टूटे ना। इसलिए जो शी जिनपिंग भी है करंट प्रेसिडेंट, वो मानते थे कि जो सोवियत है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एग्जाम्पल रहा है इंडिया, चाइना के लिए नेगेटिव टीचर रहा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि हमें चाइना में ये दिक्कत कभी नहीं होने देनी कि पार्टी टूट जाए, पार्टी का कोई अस्तित्व ही मिटा दे, ऐसा कोई गोर्बोचेव चाइना में पैदा ना हो सके। तो इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है। चाइना के 40 साल ट्रांसफॉर्मेशन के 3 फेजेस में हुए हैं। चाइना 40 सालों में जहां आज पहुंचा है वो कहीं ना कहीं 3 फेजेस से गुजरा है। उन 3 फेजेस की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका 78 से लेकर 89 तक, जब माओ की डेथ के बाद देंग शियाओपिंग प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो ओपन डोर पॉलिसी, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। 1972 में निक्सन अमेरिकन राष्ट्रपति चाइना आते। आई रेड इट इन सम आर्टिकल कि बहुत इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है कि जब निक्सन आते हैं तो वो कार में बैठते हैं विद माओ। तो माओ उनको कहता है, माओ के साथ जो ड्राइवर होता है वो उनको बोलता है, सर किस तरफ गाड़ी घुमाऊं, लेफ़्ट और राइट। तो जो माओ है वो बहुत सोचते हैं। निक्सन एक्साइटेड रहते हैं कि क्या कहेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप समझेंगे कि राइट और लेफ़्ट का क्या मतलब है। तो माओ बहुत एक्साइटेड, निक्सन बहुत एक्साइटेड। फिर निक्सन को माओ दिखाते हैं कि एक काम करो, तो इंडिकेटर लेफ़्ट का दिखाओ, मतलब लेफ़्ट दिखाओ, लेकिन मुड़ जाओ राइट की तरफ। तो कहीं ना कहीं चाइना, माओ, ये सब पॉइंट्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो ये एक आर्टिकल में पब्लिश हुआ था इंसिडेंट, और इस बुक में कम मेंशन्ड है ऐसे इंसिडेंट। तो बुक में मेंशन्ड है कि 1972 में, मतलब जहाँ से मैंने ये कम्युनिटी ऑफ कॉमन डेस्टिनी उठाया वो, तो 1972 में जब निक्सन आते हैं तो वो देखते हैं कि चाइना की इकोनॉमी में क्या क्या करने की ज़रूरत है, उनको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। निक्सन चाहते थे कि चाइना के, मतलब अमेरिका के पास कोई दोस्त हो जो सोवियत के खिलाफ लड़ने में मदद करे, एक कंपटीशन दे। तो सोवियत के खिलाफ रहना था तो चाइना को एक मोहरा बनाया गया कि चाइना से दोस्ती करते हैं। फिर उसको इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली हर तरह से सहयोग दिया गया। चाइना के फ़ायदे में ही थी ये चीज़। तो अमेरिका के जो एलाइज थे, जापान, वेस्ट के देश, वो सब भी फिर चाइना के फ्रेंड्स बने। उसमें चाइना में इन्वेस्टमेंट लाना, उससे दोस्ती बनाना सब ने चालू करा।
इससे चाइना को बहुत फ़ायदा हुआ, टेक्नोलॉजी आई, इनोवेशन आया, और साथ ही जब इतना कुछ हो रहा था तो चाइना का जो यूथ था, स्टूडेंट्स थे, उन्हें मौका मिला वेस्ट में जाके पढ़ाई करने का और जापान में जाकर पढ़ाई करने का, क्योंकि यूएस का एलाई जो था वो जापान भी था, वहाँ जाके पढ़ाई करने का। ये स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़े तो अपने ही देश में वापस लौट कर आए और यहाँ पर ही काम करा। जैसा इंडिया में होता है वैसा नहीं हुआ कि चले गए तो चले ही गए। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, जिनकी वजह से हमारा यूथ वापस नहीं आना पसंद करता है, लेकिन चाइना में बहुत मोटिवेशन दिया जाता है कि आप वापस आओ, हम आपको सब कुछ देंगे जो आपको वेस्ट कंट्रीज़ दे रही हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स पढ़े और वापस आए और चाइना में ही उन्होंने अपना सब कुछ योगदान दिया। तो ये फर्स्ट फेज़ था। अब हम बात करेंगे सेकंड फेज़ की, चाइना के डेवलपमेंट की। जो सेकंड फेज़ आया वो आपका 1989 से लेकर 2008 तक गया। सेकंड फेज़ 1989 से 2008।